देख रहे हैं उच्च पादों प्रकाश संश्लेषण के एमसीक्यू, ठीक है ना, जो हमें याद रखना है। क्या प्रकाश संश्लेषण एक उच्च एनाबॉलिक अभिक्रिया है और क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये एक क्या है, उच्चयी अभिक्रिया है, एनाबॉलिक। क्योंकि एनाबॉलिक क्या होते हैं कि सरल अणु से जटिल अणु बनना, और हमारे अपचय क्या होते हैं जिसमें जटिल अणु टूटते हैं सरल अणुओं में, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में किस परास की तरंगदैर्घ्य के विकिरण शामिल होते हैं? तो कितने परास के विद्युत स्पेक्ट्रम में दृश्य भाग में शामिल होते हैं? 390 या 80 से 730 तक, 760 नैनोमीटर तक, 380 से 760 नैनोमीटर की। और जिसमें आसमानी यानी ब्लू और लाल, रेड का परास जो होता है, ब्लू का होता है 430 से 470 और रेड का होता है हमारा 660 से 760 नैनोमीटर, ठीक है ना। और इसी में जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, अधिकतम प्रकाश अवशोषित होता है ना, जो ए और बी होता है, क्लोरोफिल ए और बी। अब क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन जैसे वर्णक किस विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं? तो ये होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है ना। सिर्फ जिसमें वर्णकों को उनकी घुलनशीलता और आरएफ वैल्यू के आधार पर अलग करते हैं, ठीक है ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इन्हें अलग किया जाता है, वर्णकों को उनकी घुलनशीलता और आरएफ वैल्यू के आधार पर। चौथा है अवशोषण वर्णक्रम ग्राफ से संबंधित बातें बताओ। तो अवशोषण वर्णक्रम ग्राफ क्या होता है? यह एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक द्वारा प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्यों को अवशोषण की मात्रा को दर्शाने वाला वक्र ग्राफ होता है, तथा जिसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रकाश की नीली एवं लाल तरंगदैर्घ्य में अधिकतम प्रकाश को अवशोषित करती है, और कम सबसे ज़्यादा कब उसमें करती है, हरे में, है ना। अतः प्रकाश संश्लेषण की दर जो है प्रकाश की नीली एवं लाल तरंगदैर्घ्य में अधिकतम होती है, और सबसे कम कब होती है? हरे में। क्लोरोफिल ए कहाँ पाया जाता है? यानी कि अवशोषण वाली जो दर है उसी को हम क्या कहते हैं, अवशोषण वर्णक्रम बोलते हैं, जो तरंगदैर्घ्य का होता है ना, अलग अलग उसमें जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। क्लोरोफिल ए कहाँ पाया जाता है? पादपों। देखो, क्लोरोफिल ए सभी O2 रिलीजिंग जो ऑटोट्रॉप्सन में पाया जाता है, परंतु जो हमारे फंजाई और अनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया जैसे सल्फर बैक्टीरिया होते हैं उनमें नहीं पाया जाता क्लोरोफिल है। फोटोसिंथेसिस से जुड़ी बातें। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि हमारा प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हम क्या बनाते हैं, मंड स्टार्च बनाते हैं, है ना, सूरज की और वर्णकों की उपस्थिति में। जैसे इसकी कुछ बातें हैं कि रेड लाइट जो है इसकी तरंगदैर्घ्य 760 से 660 से 760 नैनोमीटर फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा क्या होती है, प्रभावी होती है। और ग्रीन जो होती है लाइट, वो 500 से 580 नैनोमीटर होता है दृश्य भाग, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे कम प्रभावी होती है। और क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल केवल क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ये, ठीक है ना, जैसे पेट्रोलियम ईथर में घुलनशील होते हैं। लेकिन फाइकोबिलिन जो हमारे फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन जो होते हैं, केवल वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट्स हैं, वर्णक हैं, जो रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। साथ ही क्रोमेटोग्राफी में क्लोरोफिल ए, बी का रंग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? क्रोमेटोग्राफी यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी में जब हम देखते हैं तो क्लोरोफिल ए और बी का जो रंग है वो ब्लूइश हमारा ग्रीन और येलोइश ग्रीन दिखता है, यानी नीला हरा और पीला हरा दिखाई देता है क्लोरोफिल ए और बी का। अब यहाँ पर H2O जो है टूटता है एक H+ आयन में, न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में। यह अभिक्रिया पौधों के क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये अभिक्रिया कहाँ होती है? हमारे थाइलेकॉइड की आंतरिक झिल्ली में, जिसे ल्यूमेन भी कहा जाता है, लेकिन आंतरिक झिल्ली ज़्यादातर बुक्स में आता है ना, तो थाइलेकॉइड झिल्ली की आंतरिक सतह में, ठीक है ना, ये हम लिखेंगे, ठीक है ना। जेड स्कीम के दौरान इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस क्रम में होता है? तो जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्रम का बताना है, यानी कि एक होता है शिखरानुमुखी और एक होता है हमारा अधोमुखी। तो PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकला जेड स्कीम में, है ना, तो वो कैसे होगा? शिखरानुमुखी, ठीक है ना, उत्तेजित हुआ ना, और फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाता है? हमारा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम में, है ना, जिसमें प्लास्टोक्विनोन, फिर उसके बाद इस तरह से जाता है, तो फिर वो जाता है PS1 में, है ना।
तो वो कैसा गया, अधोमुखी। और फिर उसके बाद PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला शिखरानुमुखी, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है NADP+ में चला जाता है और NADPH बना देता है। तो ये अधोमुखी होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज होता है। पीटर मिशेल की रसोपरासरणी परिकल्पना बताओ। पीटर मिशेल जो थे उन्होंने ही एक कीमियोसिंथेटिक हाइपोथेसिस दी थी। तो उसी को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अवस्था के दौरान जल विघटन और इलेक्ट्रॉन के परिवहन ETH से थाइलेकॉइड के ल्यूमन में क्या होता है, H+ आयन यानी प्रोटॉन्स का संचय होता है, ठीक है ना, ल्यूमन में, आंतरिक झिल्ली में थाइलेकॉइड की। इससे थाइलेकॉइड झिल्ली के दोनों ओर प्रोटॉन प्रवणता यानी झिल्ली के बाहर और अंदर प्रवणता प्रोटॉन ग्रेडियंट हो जाती है, एक तरफ ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन। जब ये प्रोटॉन वापस स्ट्रोमा में लौटते हैं ना, तो ATP सिंथेज एंजाइम के द्वारा तो इस प्रवाह से मुक्त हुई ऊर्जा का उपयोग करके ATP का निर्माण बनाते हैं, ठीक है ना। ADP जो है फॉस्फेट से जुड़ जाती है, ATP बन जाती है। यह ऊर्जा प्रोटॉन प्रवणता के अपघटन से प्राप्त होती है, ना कि सीधे इलेक्ट्रॉन से। यानी कि जब ये प्रोटॉन प्रवणता जो थी वो जब अपघटित हुई, टूटी, उसका दोनों बराबर हुए, तो ये हमारा क्या बनी, ATP बनी, है ना। तो उससे क्या हुआ, प्रोटॉनों के प्रवणता से के अपघटन से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ATP। अब C4 पौधों की पत्तियों में CO2 स्थिरीकरण के दौरान मैलिक एसिड का निर्माण किसकी कोशिका में होता है। तो C4 पादप है, तो वो क्या करते हैं, जब हमारे CO2 PP से मिलते हैं, किसकी उपस्थिति, PP के इस एंजाइम की उपस्थिति में, तो OAA बनाता है, और यही OAA जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में। और ये सब कहाँ होता है, हमारी होता है क्या नाम है उस सेल का, मीज़ोफिल सेल में, है ना। तो मीज़ोफिल कोशिका में उसके, है ना, मीज़ोफिल कोशिका में होता है। और इसके बाद प्रक्रिया जो है पूलाच्छद कोशिका में होती है, जो मैलिक एसिड है फिर वो पायरुविक एसिड में टूट जाता है और एक CO2 में टूट जाता है, ठीक है ना। और यही CO2 फिर आगे जाके क्रेब्स चक्र में भाग लेता है। तो और ये पायरुविक एसिड वापस आ जाता है और एंजाइम में ATP का इस्तेमाल होता है। और कुल मिलाकर C4 पादपों में 23 ATP और 12 ATP का NADPH का इस्तेमाल होता है। 12वां क्वेश्चन, C4 पद को ABC में दर्शाओ। तो C4 पद जो है सबसे पहले क्या होता है, हमारे उसका क्या होता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्थिरीकरण होता है, ठीक है ना। यानी कि उसका क्या होता है, स्थिरीकरण, जिसे हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, लेकिन हमारी बुक में स्थिरीकरण बोला है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका विघटन होता है, यानी वो मैलिक एसिड टूटता है ना, तो वो बंडल शीट सेल में टूटता है, तो वो इसके अब क्या होता है, वी कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है ना, डी कार्बोक्सिलेशन। और फिर उसके बाद क्या होता है, पुनः रुद्भवन होता है, जो कि हम C से प्रदर्शित करते हैं, जो कि मीज़ोफिल में दोबारा होता है। जो हमारा जो बना था हमारा मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड, वो जाता है मीज़ोफिल में और वो दोबारा क्या बना देता है, हमारा PP बना देता है, ठीक है ना। उसके बाद C3 पथ में ATP व NADPH के कितने अणु CO2 को स्थिरीकरण में उपयुक्त होते हैं। तो C3 पथ में कितने, एक, उसमें एक अणु, कितने अणु CO2 को, केवल CO2 को स्थिरीकरण में उपयुक्त होते हैं। देखो भाई, 6 CO2 को करने में कितने लगते हैं हमारे ATP और NADPH के। C3 पथ में 18 ATP लगते हैं और 12 NADPH लगते हैं, ठीक है ना। और C4 में 30। तो यहाँ पर 18 लग रहे हैं ATP और 12 NADPH, और एक उसके लिए 6 से डिवाइड कर देंगे हम 18 का, और उसको क्या कर देंगे, 6 चक्र लगते हैं ना, 6 CO2 6 RUBP, तो इस तरह से क्या बनते हैं, 12 3PGA बनते हैं। तो यहाँ पर 6 से जब हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो हमारे एक CO2 के लिए कितना हमारा ATP खर्च होगा, 6 3 18, यानी 3 ATP और 6 2 12, यानी 2 NADPH होते हैं। अब C4 पादपों में क्या गैस विनिमय होता है और क्यों। तो C4 पौधों में बंडल, देखो गैस विनिमय नहीं होता है क्योंकि CO2 की आवश्यकता होती है दोबारा क्या करने के लिए, C3 पद। तो यहाँ पर कोई गैस विनिमय नहीं होता है और ये इम्परमिएबल होती है। देखो C4 पौधों में बंडल शीट सेल मोटी दीवार वाली और इम्परमिएबल होती है ताकि CO2 लीक ना हो, इसलिए वहाँ गैसीय विनिमय नहीं होता है। अब रुबिस्को एंजाइम में होती है क्या,
इसको जो होता है वो कार्बोक्सिलीकरण आराम से करा देता है ना। तो CO2 की क्या होती है, ज़्यादा उच्च बंधुता होती है और O2 की कम बंधुता होती है। तो हम लिखेंगे O2 की अपेक्षा और CO2 के लिए उच्च बंधुता रुबिस्को एंजाइम। C4 पौधों का कार्य, तो C4 पौधों के कार्य के बारे में यहाँ लिखना है कि C4 पौधों में शर्करा का संश्लेषण कैल्विन साइकिल द्वारा होता है, जो C4 पत्त के बाद बंडल शीथ सेल में चलता है। C4 सेल का खुद का आउटकम ग्लूकोज नहीं होता है, यह सिर्फ एक कंसंट्रेट यानी CO2 को स्थिरीकरण कंसंट्रेट के लिए होती है। तो C4 पत्त जो होता है वो ग्लूकोज कहाँ बनाता है, C3 चक्र में बनाता है, जो बंडल शीथ सेल में होता है। लेकिन इस साइकिल जो होती है पूरा काम क्या होता है, CO2 को स्थिरीकरण करना। बाद में तो C3 पत्त में ये हो रहा है ना संश्लेषण शर्करा का। ताप को जब न्यूनतम से इष्टतम बढ़ाने पर क्या होता है, ताप को जब न्यूनतम से इष्टतम बढ़ाते हैं, तो यदि हम ताप को न्यूनतम से इष्टतम यानी 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तब प्रकाश संश्लेषण की दर दुगनी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये वही थे प्रभाव थे कि जो हमारे मुख्य प्रभाव होते हैं प्रकाश संश्लेषण को दर की वृद्धि या कम करने के। तो अगर हम 10 डिग्री से बढ़ाते हैं ताप को तो क्या होती है, दुगनी हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की दर। अब तरंग दैर्घ्य की कितनी विकिरण प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में तरंग दैर्घ्य की कुल कितनी विकिरण होती है, 400 से 700 नैनोमीटर इस्तेमाल होती है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, PAR बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, ठीक है ना। तरंग दैर्घ्य उतनी होती है प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त 400 से 700 नैनोमीटर, इसे हम PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से, रसायनों से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अभी हमने इतना देखा है।